लेकिन आप देखेंगे कि पूरी सावधानी बरतने पर तापमान 0 सेल्सियस से कम होने पर भी हवा में मौजूद पानी का बर्फ नहीं होगा। तापमान मापक यंत्र की सूची नीचे जा रही थी और थोड़ी देर में वह 0 के अंक को पार कर गई। बर्तन में बर्फ नहीं जमी थी। वसंत ने बर्तन के अंदर रोशनी छोड़ी। एक विशेष कोण से देखने पर बर्तन में केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। इसका अर्थ यह कि रोशनी नमीयुक्त हवा को चीरती हुई दूसरी ओर जा रही थी। तापमान और कम करके देखते हैं कि क्या होता है। तापमान धीरे धीरे कम होता गया। लगभग -40 डिग्री नीचे आते ही बर्तन अचानक चमकने लगा। बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब तक हवा में द्रवांश था तब तक रोशनी दूसरी ओर जा रही थी, किंतु जैसे ही तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक आया, बर्फ जमने लगी। इस तरह बर्फ के कण रोशनी को इधर उधर फैला रहे थे। यह महत्वपूर्ण बात है, वसंत ने कहा। अपने ऑफिस में लौटते हुए वसंत ने कहा, ध्रुवीय प्रदेशों में ठीक यही प्रक्रिया होती है। वहां तापमान जब -40 डिग्री तक गिरता है तब हवा में बर्फ के कण तैयार होने लगते हैं। इन बर्फ कणों को हीरे की धूल कहते हैं, डायमंड डस्ट। वही जो अभी आपने बर्तन में देखी। इन्हीं के कारण सूर्य प्रकाश बिखर जाता है, स्कैटरिंग होते ही। चूंकि कहीं पर तापमान में इतनी गिरावट नजर नहीं आती, इसलिए ऐसी घटनाएं भी नहीं दिखती। राजीव शाह की कलम तेजी से चल रही थी, साथ ही वसंत की आवाज भी रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन अभी तक वसंत ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था जिसका उत्तर राजीव चाहता था। वसंत ने राजीव के चेहरे से कुछ जानने की परेशानी को ताड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कल्पना कीजिए समुद्र से मिलने वाली उष्णता कम हो जाए तो न केवल ध्रुवीय प्रदेशों में बल्कि अन्य स्थानों पर भी तापमान कम होने की वजह से हवा में डायमंड डस्ट तैयार हो सकती है। और यह डायमंड डस्ट क्या करेगी? पृथ्वी के इर्द गिर्द धूल का पर्दा तैयार हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश सतह पर न रहकर आकर इधर उधर बिखरने लगेगा। कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी के बीच डायमंड डस्ट की परत आ गई है, तो क्या होगा? बात साफ हो चुकी थी। उत्तेजना में बाकी बात राजीव ने पूरी की। मैं समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि सूर्य की अपर्याप्त उष्णता के कारण समुद्र की ठंडक बढ़ेगी, फिर पृथ्वी पर ठंड पड़ेगी, इसलिए डायमंड डस्ट और भी बढ़ती जाएगी और यह चक्र हमें हिमयुग की ओर ले जाएगा। लेकिन यह चक्र तभी शुरू होगा जब समुद्र की उष्णता कम हो जाएगी। हाथ हिलाकर डॉक्टर वसंत ने राजीव को रुकने के लिए कहा, रुको। आमतौर पर वातावरण गर्म रखने और डायमंड डस्ट से बचाव के लिए समुद्र की उष्णता पर्याप्त होती है। यदि वातावरण में हस्तक्षेप करने वाली कोई घटना घट जाए तो समुद्र का तापमान कम हो जाएगा और हिमयुग की शुरुआत हो जाएगी। विशेषतः यदि कभी ज्वालामुखी फूटे तो उसके कण वातावरण में मिल जाएंगे। वे सूर्य के प्रकाश को अपने में समा लेने या छितरा देने में, स्कैटर करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर ज्वालामुखी फूटने की घटनाएं काफ़ी संख्या में होने लगे तो धूल की परत बनने से सूर्य का प्रकाश सागरों को गर्म नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने कई वर्ष पहले अनुभव किया था कि प्रकृति द्वारा तैयार सुरक्षा कवच पतला और पतला होता जा रहा है। 5 साल पहले वाशिंगटन की पार्टी में ज्वालामुखी का आतंक, इस विषय पर हुई चर्चा राजीव पूरी तरह से अब समझ पाया। यह भी कि वसंत उस समाचार से अचानक परेशान क्यों हो उठा था। बाकी देखने को अब क्या बचा था। वसंत का भय सच्चाई बनकर सामने आ खड़ा हुआ था। हिमयुग का आगमन, भारतीय वैज्ञानिक की भविष्यवाणी। राजीव शाह ने अपने लेख को यह शीर्षक दिया। लेख का खूब प्रचार हुआ। बाद में जल्दी ही विदेशी समाचार एजेंसियों ने भी लेख को विश्व भर में वितरित कर दिया। शीघ्र ही यह लेख विश्वविख्यात हो गया। सभी ने एक बात मान ली कि शीतलहर की पूर्व सूचना इस वैज्ञानिक ने दी थी। सामान्य आदमी भी उनकी बातों का महत्व समझ रहे थे। परिणामतः अब भविष्य संबंधी वसंत के हर वक्तव्य और हर टिप्पणी का महत्व बढ़ गया था। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक भी थे जो यह मानते थे कि यह हिमयुग का प्रारंभ नहीं है। वसंत का सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। उनकी यह धारणा थी कि शीतलहर जैसे आई वैसे ही चली जाएगी और तापमान सामान्य हो जाएगा।
बेशक शीतलहर का प्रभाव इस बार ज़्यादा है, इसलिए फिर से गर्म दिनों के लौटने में कोई संदेह नहीं है। कुछ वर्ष जरूर लग सकते हैं, जब तक कि सागरों को उष्णता मिलने का संतुलन दोबारा सामान्य नहीं हो जाता, किंतु ठंड की चपेट में आए देशों के गले यह बात उतरनी कठिन थी। विदेशी पत्रकारों से भेंटवार्ता में वसंत ने एक चेतावनी दी। अब की गर्मियों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन वह हिमयुग का अंत नहीं होगा, क्योंकि अगली सर्दियां अत्यधिक भयंकर होगी। हिमयुग प्रतिबंधक उपाय है, लेकिन उन पर देर हो जाने से पहले अभी से अमल करना जरूरी होगा। हिमयुग को बदलना अभी भी संभव है, किंतु यह प्रक्रिया बहुत महंगी है और यह खर्च हमें करना ही पड़ेगा। किंतु डॉक्टर वसंत की यह चेतावनी लोगों को खोखली प्रतीत हुई। अप्रैल में वसंत ऋतु का आगमन होते ही तापमान चढ़ने लगा। गर्मियों की तपन बढ़ाने के लिए सूर्य प्रकाश अपनी चरम सीमा पर था। उत्तर क्षेत्र में तो मौसम की गर्मी बढ़ रही थी, साथ ही में दक्षिण में भी अब उत्तर जैसी सर्दी नहीं रही थी। मौसम विभाग तथा अन्य लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि हिमगलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी लोग मानकर चल रहे थे कि पिछली सर्दियां भले ही भयानक रही हो, लेकिन इस बार वही हाल नहीं होगा। विंबलडन मुकाबले भी हमेशा की तरह रोमांचक रहे। खिलाड़ियों को स्वेटर पहनने पड़े, लेकिन हर एक खुश था कि बारिश नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया ने फिर से वर्ल्ड कप हासिल कर लिया। यहाँ भी किसी को कोई मौसम की शिकायत करने का मौका नहीं मिला। खूबसूरत मौसम ने अमेरिका में हुई गोल्फ प्रतियोगिता में तो 4 चांद ही लगा दिए। विशेषज्ञों ने कहा था कि इतना सुहावना मौसम हमें प्रतियोगिता में पहले कभी नसीब नहीं हुआ था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के देशों में इस बार भयानक गर्मी नहीं पड़ी। भारत में मानसून समय पर आया और पूरे जोरों पर था। हमें घबराना नहीं चाहिए था, छोटे बड़े सभी देशों ने सोचा। भारतीयों ने भी लाल फीताशाही का धन्यवाद किया, जो अभी तक राजधानी दिल्ली से मुंबई स्थानांतरित करने के बारे में फाइलों पर ही विचार कर रही थी। उन्होंने फाइलें समेटी और कहा कि अगले आदेश तक निर्णय स्थगित। किंतु डॉक्टर वसंत चिटनिस की चिंता बढ़ती जा रही थी। इस बार की गर्मियां उसे उस दीपक की भांति लग रही थी जो बुझने से पहले एक बार अधिक रोशनी देता है। यही बात वह गला फाड़ फाड़ कर कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ले देकर एक राजीव शाह ही सहानुभूति दर्शा रहा था। डॉक्टर वसंत के विश्लेषण से वह सहमत था। एक दिन अचानक वसंत को अपने ऑफिस में देखकर वह हैरान हो गया। वह डॉक्टर वसंत की गंभीर मुद्रा से जान गया था कि वह किसी अप्रिय घटना की सूचना देने वाला है। लो, पढ़ो यह टेलेक्स। उस छोटे से टेलेक्स संदेश को राजीव ने पढ़ना शुरू किया। आपके कथनानुसार मापने के बाद हमें पता चल गया है कि अंटार्कटिका में बर्फ के फैलाव में वृद्धि हो गई है और वहाँ के पानी का तापमान पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 डिग्री कम पाया गया है। वसंत ने कहा, यह जानकारी मैंने अंटार्कटिका के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से मंगवाई थी। मेरी शंकाओं की इससे पुष्टि होती है। इस बार आने वाली सर्दियां पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा भयंकर होगी, यही कहना है तुम्हारा? हाँ राजीव, लेकिन मुझे क्या लेना देना? हमारी सबकी तकदीर ठंड में जमकर मरना ही लिखा हुआ है, तो मरेंगे। सच बताओ वसंत, क्या अगला साल वास्तव में इतना भयंकर होगा? इस दुष्चक्र को रोकने का कोई उपाय तो होगा तुम्हारे पास? है, लेकिन मैं बताने वाला नहीं। आने दो इन वैज्ञानिकों को मेरे पास दामन फैलाए। जब नाग रगड़ेंगे तब बताऊंगा उपाय। किंतु सुनो राजीव, मेरी सलाह मानो और अगले कुछ महीनों के लिए इंडोनेशिया चले जाओ। भूमध्य रेखा के पास ही बचने की कुछ गुंजाइश बाकी है। मैं भी बांडों के टिकट खरीद रहा हूँ। मानव पृथ्वी का स्वामी होने का दावा कर सकता है, लेकिन अभी उसकी श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी भी प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकती। मुंबई वालों ने 2 नवंबर को एक बड़ा अपूर्व दृश्य देखा। आकाश में पूरा दिन लाखों पक्षियों का तांता लगा रहा था। वायुसेना की किसी कवायद की भांति ये पक्षी अत्यंत अनुशासन से उड़ रहे थे। पक्षी विज्ञानी भी बाहर निकलकर आश्चर्य से देखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने इतने पक्षियों को इससे पहले कभी इस ढंग से उड़ते नहीं देखा था।
थोड़ी ही देर में मुंबई की चिड़िया, कौवे और कबूतर भी बाकी पक्षियों के साथ हो लिए। उन सभी पक्षियों को दक्षिण की ओर जाते देख राजीव को वसंत के अंतिम शब्द याद आ गए। उन पक्षियों को वह मालूम हो चुका था जिसे मानव अपनी श्रेष्ठतम तकनीकी के बावजूद जानने में असफल रहा था। उनमें सामान्य ज्ञान था तथा उन्होंने पिछले वर्ष के अनुभव से कुछ सीख लिया था। अंतरिक्ष में स्थित सभी सैटेलाइट्स को 2 दिन बाद इस बात का पता चला। 4 नवंबर को चेतावनी दी गई। वातावरण में बहुत तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं और अगले 24 घंटे में पृथ्वी के कई भागों में भारी हिमपात होने के संकेत हैं। विकसित टेक्नोलॉजी के बिना यह पूर्व सूचना देना अत्यंत कठिन था। मौसम वैज्ञानिकों ने गर्व से इस बात की घोषणा की, लेकिन तब तक पक्षी दूर भूमध्य रेखा क्षेत्र के सुरक्षित स्थल पर पहुंच चुके थे। मुकाबला करने में असमर्थ लोगों में भगदड़ मच गई। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले जापान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ देश निश्चिंत थे कि जैसे उन्होंने पिछले वर्ष की हिमप्रलय झेली, इस बार भी झेल लेंगे। लेकिन वे इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उनके बड़े शहर 5-5 मीटर मोटी बर्फ के परत के नीचे दबकर रह जाएंगे। सिर्फ कुछ ही लोग इस तबाही से अपने आप को बचा सके थे। ये सभी लोग उन शेल्टरों में थे जो अणुयुद्ध से बचने के लिए बनाए गए थे। परंपरागत गर्म देशों में ठंड का प्रकोप कम था, लेकिन चूंकि उनके पास बचाव का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वहां भी जान माल की भारी क्षति हुई थी। राजीव शाह अपने चचेरे भाई के पास मद्रास जा बसा था। वहां हिमपात का प्रभाव कम तो था, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं था। प्रमोद और कविता को अब बर्फ गिरने में मजा नहीं आ रहा था और बाकी सब लोगों की तरह वे भी गर्म दिनों का इंतजार कर रहे थे। विशेषज्ञों सहित कोई भी विश्वास के साथ कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। भारी हिमपात ने बहुतों को हमेशा के लिए मौत की गोदी में सुला दिया था। अमेरिकी ऊर्जा समिति के सदस्य रिचर्ड होम्स ऐसे ही विचारधारा के एक विशेषज्ञ थे। वह वाशिंगटन से मायामी चले गए थे। एक दिन राजीव अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक फोन की घंटी बजी। कौन? शाह। अच्छा राजीव शाह, कहिए, वहाँ बर्फ का क्या हाल है? भाग्यशाली है आप। यहाँ मियामी में तो रिचर्ड मजाक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजीव ने उसके स्वर में दहशत को जान लिया। छोड़िए भी मिस्टर रिचर्ड, आप तो वहाँ एसी घर में मज़े ले रहे होंगे। राजीव ने मजाक में कहा। एसी घर और यहाँ मियामी में? तो मुझे खींच रहे हो। लेकिन राजीव, वो फ़ोन मैंने वसंत का अता पता मालूम करने के लिए किया था। वसंत चटनिस, समझ गए ना? वह कहाँ गायब हो गए हैं? मुंबई, दिल्ली, कहीं भी फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले कभी इन्होंने ढंग से काम किया होगा। राजीव मन ही मन बड़बड़ाया। फिर ऊंचे स्वर में बांडुंग में वसंत का पता और फ़ोन नंबर उसने रिचर्ड होम्स को बता दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब के बारे में वो क्या सोचते हैं। हो सकता है उनके पास कोई बचाव का रास्ता हो, रिचर्ड ने कहा और फिर सूचना के लिए राजीव को धन्यवाद किया। अब तैयार हुए हैं ये तथाकथित विद्वान लोग बात करने के लिए, राजीव सोचने लगा। कुछ माह पहले इन्हीं होम्स ने वसंत की हिमप्रलय की पूर्व सूचना को अनसुना कर दिया था। अब भी देरी नहीं हुई है, वसंत इन सब की बात मान ले, फिर संभव है, राजू सोचने लगा। कहिए रिचर्ड होम्स, क्या हाल है तुम्हारी वाशिंगटन का? हाथ मिलाते हुए वसंत ने एयरपोर्ट पर कहा। इंसान तो क्या, पंछी भी वहां नजर नहीं आ रहे। सच पूछे तो वे हमसे कई अधिक समझदार निकले। वे तो पहले ही उस जगह को छोड़ दिए हैं। वह मुंह लटकाए हुए होम्स ने कहा। पिछली मुलाकात के मुकाबले इस वक्त होम्स दबे दबे से लग रहे थे। क्या पता वसंत की कैसी प्रतिक्रिया हो। यह सोच होम्स राजीव को भी अपने साथ ले आए थे। कार वसंत के घर की ओर बढ़ रही थी और वे सभी चुप थे। अरे भाई वसंत, तुम तो इस शांत जगह आराम से बैठे हो, लेकिन दुनिया में कितना तहलका मच गया है, तुम्हें ख्याल है? यह रहे कुछ फैक्स मैसेजेस। राजीव शाह ने कुछ कागज वसंत को थमाए। वसंत ने उन्हें शांत भाव से पढ़ा, क्योंकि अब ये रोजमर्रा की बात हो गई थी, अन्यथा सामान्य स्थिति में उन्हें पढ़कर वसंत उछल पड़ता। ब्रिटिश सरकार ने अपनी बची हुई जनता के 40% लोगों को केन्या में स्थानांतरित करने के लिए घोषणा की गई है। यह कार्यक्रम 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मॉस्को तथा सेंट पीटर्सबर्ग खाली किए जा चुके हैं। रशिया के प्रधानमंत्री की घोषणा।
जमीन के नीचे बनाई बस्तियों में हम 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं, इजरायली राष्ट्रपति। उत्तर भारत की सभी नदियां पूरी तरह जम चुकी है, यूएनआई की रिपोर्ट। वसंत ने शांति से सारे फैक्स और टेलेक्स पढ़े और राजू को लौटा दिए। उसका चेहरा भावशून्य था। फिर उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, पिछले वर्ष सिर्फ इसकी झलक मिल गई थी। इस साल हिमप्रलय पूरे जोरों पर है, किंतु अगले साल पृथ्वी मनुष्यहीन हो जाएगी और यह देखने के लिए हम शायद नहीं बचेंगे। क्या स्थिति इतनी नाजुक है? राजू ने परेशानी से पूछा। क्या अब इससे बचने का कोई उपाय नहीं? होम्स ने पूछा। वैसे तो अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन पिछले साल बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन फिर भी एक प्रयत्न किया जा सकता है, कहकर वसंत ने दराज से एक टाइप किया हुआ लेख निकाला। उसका शीर्षक था, अभियान इंद्र पर आक्रमण। इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, वहीं से सारी मुसीबतें जन्म ले रही है। वसंत ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई। होम्स ने चुपचाप पांडुलिपि थाम ली। यह वही पांडुलिपि थी जिसे उन्होंने 1 साल पहले देखने से भी इनकार कर लिया था। वसंत चिटनिस और होम्स की मुलाकात को 6 महीने बीत गए। हिमयुग अपने पांव पसार रहा था, किंतु भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश की एक ऐसी पट्टी थी जहां अभी भी पृथ्वी पर हरियाली नजर आ रही थी। इसी पट्टी पर हिमप्रलय का प्रतिकार करने का अंतिम प्रयास होना था। मानव जाति का जो भी निशान बचा था वह इसी क्षेत्र में रह गया था। डूबने से पहले बच निकलने का अंतिम प्रयास। लेकिन वसंत अब ज्यादा आशावान लग रहा था। रॉकेट दागने के लिए तैयार था। थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट लॉन्चर के पास खड़े हुए वसंत को एक एक क्षण भारी लग रहा था। हम तैयार हैं, प्रकल्प के प्रमुख ने घोषणा की। तो अब दाग दीजिए, वसंत ने कहा। यह ऐसी किसी योजना की शुरुआत के लिए मुहूर्त आदि का इंतजार नहीं करना चाहिए था। प्रमुख द्वारा बटन दबाते ही रॉकेट शान से ऊपर उड़ने लगा। इंद्र देवता पर आक्रमण हो चुका था। पहले यहाँ से रॉकेट वातावरण का पूर्वानुमान करने के लिए भेजे जाते थे, लेकिन यह रॉकेट उसे नियंत्रित करने के लिए भेजा जाने वाला था। इसके लिए भूमध्य रेखा पट्टी के अन्य क्षेत्रों से भी रॉकेट छोड़े जाने थे। श्रीहरिकोटा, श्रीलंका, सुमात्रा, केनिया, ग्वाटेमाला आदि अनेक स्थानों में वातावरण पर आक्रमण करने वाले रॉकेट अथवा सैटेलाइट छोड़ने वाले यंत्र लगे हुए थे। चूंकि यह वसंत की ही योजना थी, इसलिए पहले हमले के अवसर की अध्यक्षता करने का उन्हें सम्मान दिया गया था। इस अभूतपूर्व आक्रमण के समाचार लगातार उनके पास रखे उपकरणों पर झलक रहे थे। उन्हें देख वसंत का चेहरा खिल उठा। लाल फोन पर उन्होंने घोषणा की, पहला हमला सफल हुआ है। रॉकेट, सैटेलाइट्स, विशालकाय गुब्बारे और आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले विमान, सभी से आक्रमण होने लगे। चतुरंगी सेना ने इस प्रकार पूरे वायुमंडल पर धावा बोल दिया। उधर मानव जाति बेसब्री से उपग्रह द्वारा भेजी गई सूचनाओं का इंतजार कर रही थी। आज के महाभारत में उपग्रह यानी सैटेलाइट्स ही तो संजय की भूमिका निभा रहे थे। कुछ पराक्रमी राजाओं ने इंद्र पर सफल चढ़ाई की थी, ऐसे हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा है। लेकिन क्या आज यह चढ़ाई सफल होगी? राजू ने अपनी डायरी में लिखा। आखिर यह आक्रमण था कैसा? इसके तहत सूर्य की उष्णता को अपने में समाकर पृथ्वी तक पहुंचाने वाले असंख्य धातुकण वायुमंडल में बिखरने वाले थे। वसंत की यही योजना थी। उसे उम्मीद थी कि ज्वालामुखी द्वारा फैले उष्णता प्रतिबंधक कण नीचे आ जाएंगे और ये धातु कण उनका स्थान ले लेंगे। विश्वास था कि क्षतिपूर्ति अवश्य हो जाएगी, लेकिन यह काफी नहीं थी। वातावरण में ऊर्जा निर्मित करना भी आवश्यक था। हीरे की धूल, डायमंड डस्ट कम करने के लिए वातावरण का तेजी से गर्म होना जरूरी था। प्रक्षेपास्त्रों यानी कि रॉकेट्स द्वारा किए जाने वाले विस्फोटों का उपयोग किया गया। उनकी घातक शक्ति का स्थान धीमी गति से आग उगलने वाले जीवन देने वाले विस्फोटों ने ले लिया। वैसे तो ये अस्त्र एक दूसरे का नाश ही करते। समाप्ति की कगार पर खड़े देश अपनी आपसी अदावत भूलकर इस कार्य में मदद के लिए आगे बढ़ गए। इस प्रकार 6 महीने तक वातावरण को भयानक विस्फोटों की ऊर्जा द्वारा गर्म करने का प्रयत्न किया गया। फिर भी इस सामूहिक प्रयास के अंतिम छोर पर पहुंचकर सभी के दिमाग में एक ही प्रश्न था, क्या यह सब कारगर सिद्ध होगा?
सितंबर में इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर मिलने लगा। इसका पहला चिन्ह गंगा के मैदानी इलाकों में बर्फ का पिघलना था। इसके बाद फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया के बीच की जमीन बर्फ के सफ़ेद बुरके से धीरे धीरे हटने लगी। आखिर बर्फ पिघलने लगी थी। मियामी से होम्स ने वसंत को फ़ोन किया। बधाई हो वसंत, बधाई हो, इंद्र पर आक्रमण सफल हुआ है, तापमान बढ़ रहा है और हीरे की धूल भी कम हो रही है। तुम महान हो वसंत, सच। वसंत का चेहरा संतोष से दमक रहा था। अनेक कठिनाइयों के बाद जब एक वैज्ञानिक के प्रयोग की सफलता को दूसरे वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं तो चेहरे पर ऐसी दमक आ जाती है। लेकिन वसंत अंदर ही अंदर चिंता और घबराहट से भी भरा हुआ था। युद्ध में इंसान की जीत तो हुई थी, लेकिन अब उसे अनेक समस्याओं का सामना करना था। जैसा कि प्रायः होता है, भयंकर युद्ध के बाद विजयी भी थक कर चूर हो जाता है। मानव अपनी सफलता पर बेशक थोड़ी देर खुश हो ले, एक और संघर्ष सामने खड़ा हुआ था। हिम प्रलय के कारण पृथ्वी की जनसंख्या आधी हो चुकी थी। अनेक बहुमूल्य चीजें इस आक्रमण में नष्ट हो गई थी। इंद्र पर किए गए आक्रमण से ऊर्जा के स्रोत और अन्य वस्तुएं समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी थी। अब बर्फ पिघलने से हर तरफ भयंकर बाढ़ का तांता लगने लगा था। जिस एकता का परिचय इंसान ने इंद्र पर आक्रमण के दौरान दिया था, क्या उसी का परिचय वह पुनर्निर्माण के कार्य में भी देगा? यह सोचकर वसंत का माथा पसीने से भीग गया था। पिछले 2 सालों में पहली बार उसे पसीना आ रहा था।